वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हमें डिस्कस करना है जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को, जिसको हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम सेक्शन 5 टू सेक्शन 13। ठीक है, तो सेक्शन 5 से लेकर 13 तक के जो प्रोविजंस हैं ये किस बारे में है? जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में। सेक्शन 4 आई रियली होप आपको पूरा समझ में आ गया था। सेक्शन 5 सबसे पहले हम एक इन पीपीटीज में प्रेजेंटेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्लेन टेक्स्ट है, जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है, उसमें क्या लिखा हुआ है, हम उसको देखेंगे। उसके बाद मैं आपको विथ एग्जाम्पल सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर है? तो पहले से ये पढ़ते हैं कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, या ये बोल दूँ आपके मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है, वो सब बताकर फिर मैं अपने तरीके से इनको पूरा चार्ट वाइज एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेक्शन 5 to 13 ऑफ द एक्ट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सेक्शन 5 टू ए डीलिंग विद द कमेंसमेंट एंड रिपील ऑफ इनैक्टमेंट। अब रिपील का मतलब क्या होता है? रिपील का मतलब खत्म कर देना। इनैक्टमेंट्स का मतलब वैसे इसको बोलते हैं लॉ बनाने के पूरे प्रोसेस को, उसको बोलते हैं इनैक्टमेंट। ठीक है, तो एक लॉ है, उसके लिए इनैक्टमेंट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। फिर लिखा हुआ है सेक्शन 9 to 13 डील्स विद सर्टेन मैटर्स ऑफ डिटेल सच एज टाइम, डिस्टेंस, रेट ऑफ ड्यूटी, जेंडर एंड नंबर एंड द लाइक। तो इन सबको डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, सबसे पहले जब मैं आपको सेक्शन 5 की रीडिंग करवाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि टेक्निकलिटी जो है वो कहाँ अराइज होती है। तो टेक्निकलिटी जो है यहाँ पे वो सेक्शन 5 की लैंग्वेज पढ़ते ही आपको समझ में आएगा। अब जानने वाले हो रियल सेंस में कि जनरल क्लॉज एक्ट क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चुटकी बजा के, स्नैप ऑफ योर फिंगर। राइट, देखो नाउ लिखा हुआ क्या है? कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनैक्टमेंट। कोई भी लॉ कब से एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर सेक्शन 5 है। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट इज नॉट एक्सप्रेस टू कम। सेंट्रल एक्ट क्यों लिखा हुआ है ये आप जानते हो अच्छे से, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे सेंट्रल एक्ट क्यों लिखा हुआ है। सेंट्रल एक्ट लिखने का रीजन, क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है ये सेंट्रल एक्ट पे ही एप्लीकेबल होता है। इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू कम इनटू ऑपरेशन ऑन पर्टिकुलर डे। इस टेक्स्ट को पहले पूरा पढ़ लो, फिर मैं समझाऊंगा। देन इट शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द डे ऑन विच इट रिसीव्स द एसेंट। अगर किसी एक्ट में कोई डेट स्पेसिफाई नहीं है तो वो किस दिन एप्लीकेबल होगा? जिस दिन उसके लिए परमिशन मिली थी। इन द केस ऑफ ए सेंट्रल एक्ट मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नर जनरल। कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले से वो लॉ बना हुआ था, तो गवर्नर जनरल की जब अप्रूवल मिली हो। एंड इन द केस ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल मिली हो। अब देखो, आप एक बात देखना, सेक्शन 5 जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 और दूसरा है सेक्शन 5 सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 2 नहीं है इसमें, ठीक है, वो हट गया। सो अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज एक्सप्रेस्ड, ए सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन शैल बी कंस्ट्रूड as coming into operation immediately on the expiration of the day preceding its commencement। अब मुझे ये बताओ कि इस लाइन को पढ़ के कुछ समझ में आया? इस लाइन को पढ़ के कुछ समझ में आया? ठीक है, बताओ जरा। राइट, शायद समझ में नहीं आया होगा और आप कंफ्यूजन में होंगे। तो देखो, सारे कंफ्यूजन जो है अभी मैं दूर कर दूंगा। इसलिए पहले मैंने आपको ये बोला कि आप प्लीज़ थ्योरी पहले पढ़ लो, ताकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी बातें आपको समझ में आ जाए। सेक्शन 5 की मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी पढ़ लो एक बार। अभी चाहे तो वीडियो को यहीं पॉज कर दो और पॉज करके थ्योरी को पढ़ लो, अगर आपको रियल में सेक्शन 5 को समझना है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू वी डू इंटरप्रिटेशन, जिसके थ्रू हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। आगे मेरी बात समझ में? तो चलो ठीक है, आई होप कि आपने इसकी थ्योरी को पढ़ लिया है, क्योंकि मैं जितने भी सेक्शंस आपको करवाने वाला हूँ सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप थ्योरी पढ़ लो। अगर आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट रियल में पढ़ना है तो मैंने बहुत मेहनत की है इस एक्ट को पढ़ाने के लिए और इस एक्ट को पढ़ने के लिए, इसलिए मैं इतनी आसानी से तो आपको छोड़ने वाला हूँ नहीं, जब तक मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना करवा दूं अच्छे से और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बना दूं। इस एक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे क्योंकि एक्सक्लूसिवली आपके पास ही वो नॉलेज होगा जो नॉलेज आपको दिया जा रहा है। ये जो ज्ञान मैं आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट के ऊपर अभी देने वाला हूँ वो ज्ञान किसी के पास में नहीं है।
ये बात मैं आपको गारंटी से स्टैम्प पे लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है, शर्त लगा सकता हूँ मैं आपसे इस बात की। तो दिस इज़ समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव नॉलेज, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इज दैट क्लियर? तो ये मैंने जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को लिख दिया। जी को मैं थोड़ा सा प्रॉपर कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, मेरी हैंडराइटिंग अगर प्रॉपर ना आए तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। सबसे पहले कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ? तो सबसे पहले मैं नहीं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 5। बड़ा आराम से समझेंगे और इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा, आप बोलोगे सर ये तो मैं, उसके बाद आप अपने दोस्तों को ये चैप्टर पढ़ा सकते हो। हाँ, उनके अगर आगे अगर उनका अपना इम्प्रेशन क्रिएट करना हो ना, तो उनको बोलना कि जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ के दिखाओ। सेक्शन की हेडिंग क्या है? कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनैक्टमेंट्स। इनैक्टमेंट से मेरा मतलब यहाँ पे किसी एक्ट से है, किसी लॉ से है, ठीक है। आप देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमने इसको पढ़ा था, जैसा हमने इसको रीड किया था। फर्स्ट वन इज सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 एंड सेकेंड वन इज सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। ऑल राइट, तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो आफ्टर डिवाइडिंग इट इन 2 पार्ट्स, नाउ अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। अब हमें ये देखना है कि कोई भी एक्ट जो है वो कौन सी डेट से एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनैक्टमेंट बता रहा हूँ, यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एक्ट। किसकी बात कर रहा हूँ? सेंट्रल एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन की बात नहीं कर रहे। अब देखो यहाँ पे ना 2 तरीके हैं, देयर आर 2 वेज। पहला तरीका क्या है? फर्स्ट वन इज particular day laid down in the act, laid down in the act, ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को? अलग अलग लॉज में क्या होता है, लिखा होता है ना कि ये लॉ कब से एप्लीकेबल होगा। कोई भी आप ले लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ले लो, 1 सितंबर 1872 से एप्लीकेबल कर दिया। पार्टनरशिप ले लो आप, तो जितने भी एक्ट्स हम नॉर्मली हम देखते हैं, जितने भी नहीं हम नॉर्मली देखते हैं कि मैक्सिमम लॉज में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये किस दिन से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। नाउ अब पॉइंट ये है कि अगर लिखा हुआ नहीं है, जैसे कि सरकार ने जब भी कोई लॉ आता है ना तो उसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन आता है। कौन सा नोटिफिकेशन आता है? गैजेट नोटिफिकेशन आता है। किस में आता है? ऑफिशियल गैजेट में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल गैजेट है उसमें नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में 2 तरह के लॉ हो गए, एक वो लॉ जिनमें डेट लिखी हुई होती है, और मेजरली मैक्सिमम लॉज में क्या होता है, डेट लिखी होती है कि ये जो एक्ट है ये किस डेट से एप्लीकेबल होगा। अब आगे हमें ये समझना है, आपने देखा होगा ना जब भी कोई आप लॉ पढ़ते हो लिखा होता है कंपनी लॉ, उठा के देख लो आप, जैसे कंपनी लॉ 1956, कंपनीज एक्ट 1956, वो 1 अप्रैल 1956 से एप्लीकेबल हुआ था। तो डेट पहले से क्या होती है, मेंशन होती है। अब दूसरी बात, अब अगर डेट मेंशन ना हो तो क्या होगा? अब आप समझ रहे हो ना डेट का यहाँ पे रिलेशन क्या है। डेट का बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। डेट का इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये है क्योंकि अगर डेट लिखी हुई नहीं होगी और किसी ने अगर कोई ऑफेंस कर दिया उस लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो ये बात बोल सकता है कि जिस दिन मैंने ये ऑफेंस किया उस दिन तो ये पर्टिकुलर लॉ एप्लीकेबल ही नहीं था। किसी भी एक्यूज्ड को ये एक क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। और देखो जब तक कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता तब तक हम उसमें किसी भी पर्सन को कन्विक्ट नहीं कर सकते।
कंपनीज एक्ट 2013 जो है, मान लो राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा, लोअर हाउस अपर हाउस दोनों जगह से पास हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल भी आ गया। नाउ अभी वो नोटिफाई नहीं हुआ है, चलो मैं बोलता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं आया और कोई ऑफेंस हो गया, तो अगर कोई ऑफेंस हो गया तो कौन से लॉ में कन्विक्ट करेंगे, कौन से एक्ट में किसी पर्सन को पनिश कर सकते हैं, फाइन ले सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा नहीं कर सकते। रीज़न बहुत क्लियर है। रीज़न क्लियर क्यों है? क्योंकि कंपनीज एक्ट नया वाला तब एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखो, पहला जो केस आपको मैंने बताया कि पर्टिकुलर डे लेड डाउन इन द एक्ट, ठीक है। अब ये देखो, अगर कोई डे नहीं लिखा हुआ, नो पर्टिकुलर डे मेंशन्ड, अब आप बोलोगे सर लॉ बनाने वालों से, लॉ मेकर से ऐसी गलती हो सकती है क्या? हमने बोला ठीक है, मान लो गलती हो गई, लॉ पास कर दिया, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कहा कि अभी हम डिसाइड करेंगे कि इसको एप्लीकेबल कब से करना है, और डेट लिखी नहीं है, तो उसको हम कब से एप्लीकेबल माने? यहाँ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल क्लॉजेज एक्ट, कोई भी एक्ट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का ना हो। अगर स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के जनरल क्लॉजेज एक्ट को देखेंगे। समझ रहे हो इस बात को? नाउ नो पर्टिकुलर डे मेंशन्ड, तो उस केस में देयर आर टू सिचुएशंस। दो सिचुएशन कौन कौन सी है? देखो, वो जो लॉ है जिसकी डेट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी के कब से एप्लीकेबल होगा वो मेंशन नहीं है, तो वो लॉ कब आया था? बिफोर 26 ऑफ जनवरी 1950। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, दूसरा आफ्टर 26 ऑफ जनवरी 1950, ये दो सिचुएशन आ गई। एक आ गया 26 जनवरी 1950 से पहले, और दूसरा आ गया 26 ऑफ जनवरी 1950 के बाद। डेट नहीं लिखी हुई है कब से एप्लीकेबल होगा, तो अब हम क्या करेंगे? ये देखो, अब हमें पता लगाना है कि इसको एप्लीकेबल कब से करें। तो जनरल क्लॉज एक्ट ने बोला कि पता लगाने के लिए सिंपली इतना करो कि आप ये देखो कि एसेंट कब मिली, मतलब अनुमति या परमिशन कब मिली, किसकी? एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था, जब इंडिया में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं बनी थी, उससे पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स जो थे वो गवर्नर जनरल के थ्रू इंडिया को रूल करते थे। तब मेन परमिशन किसकी होती थी? गवर्नर जनरल की परमिशन होती थी। जैसे कि आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वैसे तब गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो 26 जनवरी 1950 से पहले कौन कौन से लॉज आए होंगे? इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, आईपीसी 1860। इज दैट क्लियर? उसके बाद मैं बोलूँ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैम्प एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत सारे लॉज हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये सारे के सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं। अब इन सारे लॉज में देखेंगे या तो डेट लिखी हो, अगर डेट लिखी भी नहीं होगी तो बोलेंगे कि गवर्नर जनरल ने कब अपनी परमिशन दी थी, कब उनकी एसेंट मिली थी। नाउ आफ्टर 26 ऑफ जनवरी 1950 हमारे इंडिया के ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट हैं उनकी परमिशन कब मिली? तो उसके बाद देखेंगे क्या? उसके बाद वी विल लुक एट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं उनकी परमिशन कब मिली वो देखेंगे। तो जब वो लॉ आया, किसी भी लॉ की आप बात कर लो, किसी भी इनैक्टमेंट की बात कर लो, उस टाइम पे इंडिया के जो भी प्रेसिडेंट इंडिया के रहे हों उन्होंने कब परमिशन दी? मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया 5 ऑफ जनवरी को, एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि कब से एप्लीकेबल होगा, क्लियरली कुछ गिवन नहीं है, लेकिन हम क्या मान लेंगे 5 ऑफ जनवरी से एप्लीकेबल होगा। द रीजन इज क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसका अप्रूवल कब दिया था? 5 ऑफ जनवरी को दिया था। तो जिस दिन अप्रूवल दे दिया उस दिन हम उसको एप्लीकेबिलिटी डेट मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ इनैक्टमेंट, आ रही है मेरी बात समझ में? सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 पूरी तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ ओके।
अब सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 तो फिर भी समझ में आ जाता है, ये तो फिर भी क्या है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन डिफ़िकल्टी तब आती है जब हम बात करते हैं सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 की। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या है सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 में कि डिफ़िकल्टी आती है, तो डिफ़िकल्टी क्यों आती है इस बात को अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ विथ एन एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल पे जाने से पहले ज़रा हम इसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं। मैं इसका पूरा पॉइंट जो है वो लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, अनलेस दी कॉन्ट्रेरी इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, अगर कुछ कॉन्ट्रेरी एक्सप्रेस्ड है सिचुएशन अलग होगी, ए सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन शैल बी कंस्ट्रूड। तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रूड का मतलब क्या हुआ, हम उसका कैसे मीनिंग निकाल रहे हैं। कंस्ट्रूड का मतलब हो गया टू डिराइव इट्स मीनिंग डिराइव करना उसका। कंस्ट्रूड एज, अब ये लाइन जो है ना, ये बच्चों के मन में बहुत, बच्चा बोलना ठीक रहेगा, बच्चे बोलूँ आप सब लोगों को, कमिंग इनटू ऑपरेशन, है ना, सारे दोस्तों को, सारे स्टूडेंट्स को, है ना, हाँ स्टूडेंट्स बोलना ज़्यादा बेटर है। एज कमिंग इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली, on the expiration मैंने यहाँ पे लिखा of the day, expiration of the day preceding its commencement। अब ये जो मैंने लाइन लिख दी preceding its commencement, और इस लाइन का क्या मतलब होता है, क्योंकि इसी लाइन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 जो है वो समझ में आता ही नहीं है कि सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है। सो अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज एक्सप्रेस्ड, ए सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन शैल बी कंस्ट्रूड एज कमिंग इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली ऑन द एक्सपायरेशन है, ठीक है, दिस इज पी, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द डे प्रीसीडिंग इट्स कमेंसमेंट। पढ़ लिया आपने? हाँ सर पढ़ तो लिया है, लेकिन समझ में आ रहा है? नहीं सर समझ में नहीं आ रहा अभी तो, कि इस लाइन का मतलब क्या है, इतना टेक्निकली इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज एक्सप्रेस्ड, ए सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन शैल बी कंस्ट्रूड एज कमिंग इनटू, राइट, एज कमिंग इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द डे प्रीसीडिंग इट्स कमेंसमेंट। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो, ठीक है नाउ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये पूरा का पूरा आपको समझाता हूँ कि इस सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 का मतलब क्या हुआ है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना एग्जाम्पल को, ओके राइट। अब एक लॉ है, ठीक है, नाउ ये देखो डेट December 31st 1970, ठीक है, और ये मैंने लिखा नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन कब आया है? नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुआ है ऑन 1st January 1971, ठीक है। अब देखो December 31st 1970 मैंने लिख दिया, और आगे मैंने लिख दिया क्या, मैंने लिख दिया 1st January 1971,
ठीक है। अब नोटिफिकेशन कितने बजे आया ये देखो, नोटिफिकेशन आया मॉर्निंग में 11 AM, 11 बजे नोटिफिकेशन आया है। ऊपर हमने पॉइंट क्या पढ़ा है, अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज एक्सप्रेस्ड ए सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन शैल बी कंस्ट्रूड एज कमिंग इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द डे प्रीसीडिंग इट्स कमेंसमेंट। ठीक है, कंफ्यूजन बरकरार है, मुझे पता है अभी भी आपका कंफ्यूजन बरकरार है, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अब क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 बड़े ही आराम से क्लियर होने वाला है। सो इफ ए लॉ कम्स इनटू ऑपरेशन ऑन जनवरी 1, 1971, नोटिफिकेशन आया कितने बजे, 11 बजे। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो लॉ है दैट कम्स इनटू ऑपरेशन, डेट आपके सामने है 1 जनवरी 1971। ठीक है, अब इसको हम एप्लीकेबल कब से मानेंगे, इसको हम एप्लीकेबल कब से मानेंगे यही हमें समझना है। तो इसका आंसर सुनो, इसका आंसर ये है कि दिसंबर 31, 1970 को ना रात को 12 बजे, रात को 12 AM, 12 AM में क्या हो गया, ये हो गया मिडनाइट। तो लॉ एप्लीकेबल कब से होगा, वो जो लॉ है उसका नोटिफिकेशन आया कितने बजे, नोटिफिकेशन आया सर नेक्स्ट डे, अगर हम नॉर्मली बोलें, अगर कैलकुलेट ना करें 12 बजे के हिसाब से, तो नेक्स्ट डे आया है, राइट। लेकिन अब एक बात देखो, मिडनाइट ऑफ दिसंबर 31 से वो लॉ एप्लीकेबल हुआ, ठीक है, लेकिन उसको एप्लीकेबल करने के लिए हम क्या मान लेंगे, हम यहां पे देखो अब डिफरेंस कितना है, अब डिफरेंस पे ध्यान दो, कितनी देर का डिफरेंस रहा, वो जो डिफरेंस रहा है वो रहा है 11 आवर्स। तो हम ये बोल देंगे कि ये जो पर्टिकुलर लॉ है, पर्टिकुलर जो एक्ट है, ये 11 घंटे पहले से एप्लीकेबल हो गया, नोटिफिकेशन आने के 11 घंटे पहले से एप्लीकेबल हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात, इसलिए मैंने ये टाइमलाइन क्रिएट करी, दिसंबर 31, 1970 12 AM मैंने लिखा और मैंने बोल दिया कि यहाँ इसकी जो मिडनाइट है ना, इससे लॉ एप्लीकेबल होगा। आप बोलोगे सर नोटिफिकेशन कब आया, नोटिफिकेशन तो 11 घंटे बाद आया और डेट चेंज हो गई, 1 जनवरी 1970 को नोटिफिकेशन आया, लेकिन हम 11 बजे आया, सुबह 11 बजे आया, लेकिन हम बोल देंगे 11 घंटे पहले वो लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। अब पढ़ो थ्योरी, अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज एक्सप्रेस्ड, इसका ये मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर एक्ट में ही कुछ और लिखा हुआ है जो कि जनरल क्लॉजेज एक्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो कि जनरल क्लॉजेज एक्ट के प्रिंसिपल को नहीं मानता है, सेक्शन 5 को फॉलो ही नहीं करता, तो हम बोल देंगे ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट वैसे भी किसी दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करता जब तक जनरल क्लॉजेज एक्ट को हेल्प करने के लिए ना बुलाया जाए, चाहे सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन हो, तो उसको हम ये मान लेंगे शैल बी कंस्ट्रूड एज कमिंग इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली ऑन दी, इमीडिएटली, दोबारा पढ़ लो, लिखा हुआ है ना, इमीडिएटली ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द डे, कौन सा डे, प्रीसीडिंग इट्स कमेंसमेंट, प्रीसीडिंग इट्स कमेंसमेंट। आ गई मेरी बात समझ में। तो ये जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 की लैंग्वेज थी, उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। नाउ आगे मेरी बात समझ में। अब हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी, एक हमने देखा सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 और दूसरा हमने देखा सेक्शन 5 सब सेक्शन 3। इज दैट क्लियर? दो बातें देखी यहाँ पे हमने। तो एक काम करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का भी डिफरेंस जो है वो जान लेते हैं कि सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आप बोलोगे सर इनमें भी डिफरेंस है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल इनमें भी डिफरेंस है। अगर किसी सेक्शन को समझना है तो उसे अच्छे से समझो, ताकि एग्ज़ाम में अब इसके ऊपर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ठीक है, राइट।
बात करें हम, ओके डिस्कस करते हैं। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 की क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में हमने किसकी बात की, सो दिस इज इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विथ द डेट ऑफ कमेंसमेंट। इसमें लिखा हुआ है किसके बारे में, इसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ कमेंसमेंट के बारे में। याद है आपको, जो एक्ट में लिखी होती है उसी डेट से वो एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर अप्रूवल कब मिला, अप्रूवल किसका मिला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का या फिर गवर्नर जनरल का, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 जो है ये सिर्फ किसकी बात करता है, सो इट इज कन्फाइंड टू सेंट्रल एक्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एक्ट्स की बात करता है। इट डजंट टॉक्स अबाउट रेगुलेशन, रेगुलेशन की कोई बात नहीं करता। अब सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 जो है ना, इसका कनेक्शन है टाइम से, कंसर्न्ड with the time of commencement, ठीक है। इज दैट क्लियर, ये टाइम ऑफ कमेंसमेंट की बात करता है। ओके नाउ एक बात करता है डेट की, डे की, और दूसरा बात करता है टाइम की। ये सेक्शन 5 के 2 पार्ट मैंने इसलिए किए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 जो है ना, ये कवर करता है किसको, ये कवर करता है सेंट्रल एक्ट को और उसके साथ साथ एज वेल एज रेगुलेशन, ये दोनों को कवर करता है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 जो है वो बात करता था सिर्फ किसकी, तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में तो सिर्फ हमने एक्ट की बात की थी, लेकिन यहाँ हम एक्ट के साथ साथ में हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम एक्ट के साथ साथ रेगुलेशन की बात भी कर रहे हैं। क्लियर है डिफरेंस दोनों का, राइट, इज इट क्लियर कि दोनों में क्या डिफरेंस है सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 में एंड सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 में। पूरी तरीके से समझ में आया आपको। थोड़ा टाइम मैंने ज़रूर लगाया समझाने में, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब सेक्शन 5 को लेकर आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चाहो तो एक बार फिर भी उसकी एक बार फिर इस चार्ट को देख लो, जो ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया है, इसकी लैंग्वेज को पढ़ लो, आपको पूरा का पूरा सेक्शन 5 जो है वो समझ में आ जाएगा और एटलीस्ट सेक्शन 5 को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे सेक्शन 6 की, तो सेक्शन 6 को भी हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, विथ एग्जाम्पल विथ केस लॉ डिस्कस करेंगे, और हम ये देखेंगे कि सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है और उसको कैसे समझना है, तो वो भी हम अच्छे से समझ लेंगे, बट वी विल डू दैट इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।